A very good morning to all of you. Today in class 11th class lecture we are studying chapter number 2 and in chapter number 2 is units and dimension. हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? We were studying chapter 2 and in chapter 2 the name of chapter 2 is units and dimensions. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ठीक है, हम थोड़ा बहुत यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके थे. हाउ यूनिट्स आर डिफाइंड इन एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम. ये अलग अलग तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे कि जिनमें कि यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिया जाता है. उसके बाद हमने एक मेन सिस्टम पढ़ा था जो कि ओवरऑल वर्ल्ड यूज़ होता है फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज़, डिफरेंट क्वांटिटीज़. ठीक, जिसको हम कह रहे थे एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिन फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हम फिज़िक्स की बाकी हर एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? डिटर्मिन कर सकते हैं. यानी केवल वही 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी सब क्वांटिटीज़ से. ठीक है, उसके अलावा यानी हमने जब बात की थी तो हमने कहा था व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, what are fundamental physical quantities, physical quantities we talked about. हमने और किसके बारे में बात की थी? हमने कहा था कि एक होती हैं derived physical quantities. ठीक, और थर्ड हमने कहा था कि एक होती है supplementary physical quantities. ठीक है, किसकी बात की थी? supplementary physical क्वांटिटीज़. ठीक है, ये 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दीज आर 7. ये कितनी हैं? इनका नंबर कितना है? दीज आर 7. ठीक, एक बार वापस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. तो 7 कौन कौन सी थी? दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट. ठीक, उसके बाद हमने कहा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर हमने कहा लास्ट वॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, लास्ट था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी और हमने कहा था कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी सबसे. ठीक, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर हमने जान लिया तो फिज़िक्स की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं उन सभी को हम इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर समझा सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये तो आपको समझ में आ गया होगा. फिर हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी डेफिनेशन लिखी थी. ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कि आप निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कि आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, वो क्या है? डिराइव्ड. अब कोई पूछे तो डिराइव्ड कौन सी होती है? तो ये जो अभी हमने 7 लिखी थी, इन 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक, every physical quantity except the 7 fundamental physical quantities, every other physical quantity is a derived physical quantity. ठीक है, यानी केवल इन 7 को हमें जानने की ज़रूरत है, बाकी सारी तो इसी के फॉर्म में आ जाएंगी. ठीक है, सो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते हो एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल. ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं. तो वहीं से शुरू करते हैं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होती कौन सी हैं. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़.
ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो ही हैं, कौन सी दो हैं, और दोनों ही क्या हैं, एंगल्स। ठीक, अब क्या आप कहोगे मैडम एंगल तो एक ही होता है, ठीक है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे दो तरह के एंगल, ठीक है। किस तरह के दो तरह के एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर, फर्स्ट इज प्लेन एंगल, फर्स्ट इज प्लेन एंगल, ठीक, पहला है प्लेन एंगल, एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल। क्या, सॉलिड एंगल, ठीक है। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक। ये दोनों भी आप यूँ कह सकते हो कि जब हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की उनमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, उसके बाद हमें लगा कि 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए जिनके बिना हम फिजिक्स में हर क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इनको क्या कहा, इनको कहा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये दोनों कौन सी हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। तो दोनों एंगल ही। अब प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल वही एंगल है जो अभी तक आप पढ़ते आए, अभी तक आप एक प्लेन पर या कॉपी पर जो एंगल मेजर करते आए, जो बनाते आए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 57 डिग्री, जो भी है, ठीक। तो जो एंगल आप अभी तक बनाते आए हैं दैट वाज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी कि अगर दो लाइंस के बीच में, जैसे इस प्लेन पर अगर कोई एंगल बन रहा है, जैसे इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये इस प्लेन पर बन रहा है, तो इसको हम कह देंगे प्लेन एंगल। क्या कहेंगे, प्लेन एंगल, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आप यूनिट पढ़ते आए हैं डिग्री में, ठीक है। क्या पढ़ते आए हैं, एंगल को आप मेजर करते आए हैं डिग्री में, बट नाउ यू हैव टू मेजर द एंगल इन रेडियंस, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, दिस इज यूनिट, ठीक। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, ओके। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियंस और इसको डिटरमिन करते हैं RAD के टर्म्स में, ठीक। यानी कहीं सिंबल लिखना हो तो सिंबल में हम पूरा रेडियन नहीं लिख के क्या लिखेंगे, RAD, क्लियर, ओके। दैट मीन्स प्लेन एंगल क्या है कि किसी भी प्लेन पर अगर कोई एंगल बन रहा है दो रेज के बीच में, तो वो एंगल क्या है, प्लेन एंगल। ये आप अभी तक पढ़ते आए, जितने एंगल्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़े, जितनी ज्योमेट्री में आपने एंगल्स वगैरह बनाए, वो सब क्या थे, दे वर प्लेन एंगल, ओके। नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को समझने के लिए कोन को अज्यूम करिए, ठीक है। क्या है, एक कोन, ओके। इस कोन के बॉटम में, कोन कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये ऊपर का सर्कुलर और नीचे का ये हिस्सा इस तरह से, यहाँ पर भी क्या आता है, ये सर्कुलर होता है इस तरह का, यूँ कह सकते हो कि आप ये इस तरह का जो एंगल होगा, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है कैसा है, 3 डायमेंशन में है ना, ठीक। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, या कोन के एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस तरह से पूरा 3D में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक। या यूँ कह लीजिए कि एक फुटबॉल है आपके पास और उस पर फुटबॉल पे इस तरह के मार्क्स होते हैं ना, इस तरह के मार्क्स होते हैं। इन मार्क्स के हर साइड को ले जाकर आप नीचे उसके सेंटर पर जाकर मिला दो इस तरह से, ठीक। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, दैट इज सॉलिड एंगल, वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। और कई जगह फिजिक्स में आपको इस सॉलिड एंगल को भी इमेजिन करना पड़ता है, यानी इस तरह से जो 3D में एंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे ये वाला जो एंगल बन रहा है, बन तो एंगल ही रहा है ये भी, ठीक। लेकिन प्लेन का एंगल कैसे बनता है, ऐसे, ये दिख रहा है आपको 2 लाइंस के बीच में, ऐसे तुम इसको ऐसे ऐसे मेजर कर लोगे, लेकिन इस एंगल को क्या कहोगे, भाई ये वाला एंगल भी तो एंगल ही है, ठीक। तो इसको कहेंगे हम सॉलिड एंगल, एंड इट इज़ मेजर्ड इन, किस में मेजर्ड किया जाता है ये, इट इज़ मेजर्ड इन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक। इसको स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है और इसको लिखा जाता है SR, स्मॉल SR, ठीक है। स्टेरेडियन इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी अब आपने 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ ली, एक तो सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियंस में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे।
ठीक है, विद दिस ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, तो अब आगे जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी वो सब डिराइव्ड हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आगे जितनी क्वांटिटीज़ आएंगी सबकी सब कैसी हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब उनके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात और करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, थोड़ी सी बात करते हैं मेजरमेंट की, ठीक है। हमने कहा कि मेजरमेंट, भाई मेजरमेंट अगर लेंथ का हो, खासकर किसका, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की मेजरमेंट अगर आप देखें तो एक लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है भाई, एक प्रोटॉन के रेडियस से, या यूँ कह लीजिए कि न्यूक्लियस की रेडियस से लेकर साइज ऑफ यूनिवर्स के बीच में लेंथ वेरी कर सकती है। अब तुम्हें कोई कहे कि एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस फाइंड आउट करिए इन मीटर्स, तो मीटर तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है और एटम तो हमें दिखता ही नहीं है, तो हम उसको कैसे मेजर करें, किस यूनिट में मेजर करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि मीटर्स के टर्म्स में मेजर करिए लेंथ ऑफ यूनिवर्स और डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। भाई बहुत दूर है सन हमसे, तो कितने मीटर हम रखें, किलोमीटर भी कहेगा तो भी कितने किलोमीटर रखें, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ की उन्होंने डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई हैं। क्या बनाई हैं, इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। व्हाट आर दीज, दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो यूनिवर्स में एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 स्टार्स और 2 प्लैनेट्स, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम किस में यूज़ करेंगे, मीटर और किलोमीटर में तो हम यूज़ कर नहीं सकते, करेंगे तो उसी टर्म्स में, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी लेंथ ले लेते हैं और उनको हम अभी थोड़ा सा डिफाइन कर लें, जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले तो हम बात करें कि अगर मॉलिक्यूलर प्रैक्टिकल यूनिट्स में कॉमन आता है जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट इज फर्मी। एक लेंथ आपको देखने को मिलेगी फर्मी, या इसी को हम कहते हैं फेम्टोमीटर। कितना, फेम्टोमीटर, ठीक है। इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये वर्ड आपको बहुत, आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा व्हाट इज फर्मी। 1 फर्मी मीन्स और 1 फेम्टोमीटर मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। ओके, सेकेंड वी टॉक अबाउट एंगस्ट्रम। ये वर्ड ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम जो यूनिट है, ये यूनिट किसकी है, रेडियस ऑफ एटम इज इन एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि मॉलिक्यूल के साइज क्या होता है, इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम। 10, और एंगस्ट्रम का क्या मतलब है, 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। थर्ड इज फर्मी, देन एंगस्ट्रम, देन इट कम्स नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक। एंगस्ट्रम ये भी है और इसमें आप वेवलेंथ भी लिखते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी एंगस्ट्रम के टर्म्स में लिखी जाती है, ठीक है। लेंथ है भाई, वो भी लिखी जा सकती है, और रेडियस ऑफ एटम भी एंगस्ट्रम के टर्म्स में ही आती है। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। इसमें भी हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, यानी आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो आप देखेंगे कि वेवलेंथ को किसी जगह तो एंगस्ट्रम में मेजर करके दिया हुआ है और किसी जगह दे रखा है नैनोमीटर में, ठीक है। और नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻9 मीटर। अब इस बात का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय 10⁹। अब 1 और नीचे 10 के आगे या 1 के आगे 9 जीरोज आप लगा दोगे तो वो क्वांटिटी कितनी छोटी हो जाएगी, इतना पार्ट है ये 1 मीटर का। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो इट इज 10⁻⁹ मीटर। ओके, नाउ फोर्थ इज माइक्रोन। एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा माइक्रोन, और इसी को हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर।
मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जो होता है इसको हम किस में मेजर करेंगे? इट इज़ 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, माइक्रोमीटर कह दे या माइक्रोन कह दे, इसका मतलब 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? चलें आगे। ये तो हुई बहुत स्मॉल यूनिट्स, यानी जब हम एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पर यूनिट्स जो होंगी तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज़ करेंगे, फर्मी, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर और माइक्रोन। ठीक है, अब अगर लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम बात करें, लिख लिया? आई होप सभी ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको लिख लें। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये तो किसके लिए? एट एटॉमिक लेवल। दिस इज एट एटॉमिक लेवल, यानी एटॉमिक लेवल पर हम जो लेंथ मेजर करेंगे वो हमें इस ऑर्डर में मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट लार्ज डिस्टेंसेस या मेजरमेंट ऑफ, आई कैन से लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस की मेजरमेंट करनी हो तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज़ करेंगे, स्पेशली फॉर स्पेस, या यूँ कह लीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होती हैं या एस्ट्रोनॉट्स जिन यूनिट्स को यूज़ करते हैं, तो उनमें से पहली तो होती है आपकी लाइट ईयर। आप याद रखें, लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? सो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम कह देते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, it is the distance traveled by light in, it is the distance traveled by light in 1 year, in 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे लिखेंगे आप 1 लाइट ईयर, LY। ठीक है, 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू कितना आएगा? चलिए इसको कैलकुलेट आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कैसे निकालेंगे। देखो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? तो लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करते हैं ना, यही करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही यहाँ लगा दो। कैसे लगाओगे? स्पीड कितनी है? डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है ये। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। टाइम किस में लिख दिया हमने? ईयर में। ठीक, लेकिन अगर क्योंकि हमने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखी है तो टाइम भी हमें किस में लिखना पड़ेगा? या तो सेकंड में लिखें या इसको कन्वर्ट करें इस टाइम को इन ईयर। ठीक है, सो उसको करने के लिए 1 ईयर को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख के बता रही हूँ, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक, 365 डेज होते हैं एक साल में, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स इन 1 डे, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इन 1 आवर, मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। ठीक, कैसे कर लिया? डेज
multiplied by hours in day, hours in 1 day multiplied by minutes in 1 hour multiplied by seconds in 1 minute। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपके पास टाइम क्या आएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू दीज मैनी सेकेंड्स। ठीक, 1 ईयर किसके बराबर आएगा, 365 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आ जाएगी ईयर में, 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं ये आप निकाल के और सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर इतने मीटर के बराबर होता है। और लाइट ईयर है क्या, लाइट ईयर कह रहे हैं, ईयर का मतलब तुम्हें लगेगा कि टाइम है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, रिमेंबर इट। ठीक है, लेंथ की यूनिट है और लेंथ किसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 multiplied by 10⁻15 meter। क्लियर? चलें आगे, चलिए सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट which is used by the scientists to determine the distance between the different astronomical bodies, so it is also measured in astronomical unit। astronomical unit, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, or I can say mean distance between sun and the earth। क्या है, one astronomical unit is what, astronomical unit is the average distance between the sun and earth। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.467 इंटू 10⁻11 मीटर। वेट अ मिनट, ठीक है, सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.467 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्लियर? याद रखना है आपको, केवल पूछ सकता है। चलें आगे, देखिए। ठीक, 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने पढ़ ली। 1 इज लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज द मीन और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, इस an astronomical unit is equal to 1.467 into 10⁻11 meters। okay, now third and the largest unit of length, थर्ड और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट अभी तक जो प्रैक्टिकल यूनिट है, दैट इज पारसेक। व्हाट इट इज़ कॉल्ड पारसेक, और इसको प्रॉपर फॉर्म में बोलें तो इट इज़ पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है, इट इज़ पैरालैक्टिक सेकेंड, और इसी को हम कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो, क्या समझना है, देखिए।
ये है आपका सन, ये क्या है, दिस इज सन, ओके। एंड सपोज हेयर इज अर्थ, यहाँ पर क्या है, दिस इज अर्थ, दिस इज सन। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को या मीन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक, ओके। सो पैरालैक्टिक सेकेंड क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ, ठीक है, ये लेंथ जिस डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का 1 सेकेंड का एंगल बनाएगी, कितना एंगल, 1 सेकेंड का जो एंगल बनाएगी, उस टाइम ये जो डिस्टेंस होगा, ये इस डिस्टेंस को कहा जाएगा 1 पारसेक। नहीं आई बात समझ में, वापस बात करते हैं। तो देखो भाई क्या फाइंड आउट करते हैं, देखो ये आपका एक आर्क की लेंथ L, ठीक। इस आर्क की बात करें तो ये अगर इस सर्कल के यहाँ पर है, सर्कल का सेंटर, ठीक है, सर्कल के सेंटर पर ये है अगर इसकी रेडियस, ठीक, ये एंगल कितना है, मान लो थीटा, ठीक, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। तो लेंथ ऑफ आर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो, लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा बाय आर, एंगल थीटा वेट अ मिनट, लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल जो वो सबटेंड कर रहा है, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर इंटू थीटा के टर्म्स में, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये तो हो गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क और ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल जिसकी ये लेंथ है, आर्क जिसकी ये आर्क है, ठीक। ये यहाँ पर एंगल अगर थीटा सबटेंड कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इस लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, L कितना होगा, R इंटू थीटा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से इस डिस्टेंस को निकालना पड़े, R को निकालना पड़े, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, दिस डिस्टेंस रेडियस ऑफ दिस आर्क विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय थीटा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय थीटा, ये कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये तो आपका सर्कल का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर अर्थ और सन के बीच जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसको हम क्या मान लें, उसको एक आर्क माने। तो उस आर्क, वो जिस सर्कल की आर्क है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, वही रेडियस क्या है, पारसेक, ठीक। भाई अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो किसी पॉइंट पर अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है तो उस कंडीशन में जिस सर्कल की ये आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, 1 पारसेक। आई बात समझ में, 1 parsec is what? It is the radius of the circle whose arc of arc length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center, then the radius of that circle is called 1 parsec. उस सर्कल की रेडियस को हम क्या कहते हैं, पारसेक, ठीक है। इसको डिफाइन करें, चलिए इसको एक बार लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं रब करके वापस आगे आपको बताती हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। तो पहले तो पैरालैक्टिक सेकेंड को डिफाइन करते हैं। It is the distance
It is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit. It is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. क्या है ये? वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर एक आर्क जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की आर्क है वो जिस डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी वो डिस्टेंस क्या है? पारसेक और पैरालैक्टिक सेकेंड। तो इसी को मैं यही कह दूं कि दिस इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं स्ट्रेट क्यों बना रही हूँ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ वेरी लार्ज यूनिट और वहाँ से आप उसको कर्व बनाएंगे तो भी वो लगभग स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क, इसको ऐसे कह दूँ, ठीक। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है, ये आर्क जिस डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल, कितना? 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? 1 पारसेक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि क्या है 1 पारसेक? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क जिस डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगी वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 पारसेक। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या है 1 पारसेक। और 1 पारसेक होता है 3.08, आई मस्ट राइट इट हियर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। कितना है? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर प्लस 16 मीटर। ठीक, ये होगा। इसका मतलब अब आपको 3 यूनिट्स मिल गई जो कि बहुत लार्ज हैं। एक तो फर्स्ट इज 1 लाइट ईयर, सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड थर्ड इज पारसेक। पारसेक इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल डिस्टेंस यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? दैट इज पारसेक। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, लेट मी टेल यू। ठीक है, होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपको फाइंड करना है, यू हैव टू, लेट मी राइट इट हियर, यू हैव अ होमवर्क एंड व्हाट इज द होमवर्क? फाइंड रिलेशन between 1 light year and 1 astronomical unit, 1 astronomical unit and 1 parsec। आपको ये बताना है कि 1 लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर होते हैं। दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने पारसेक होते हैं, या कह दूँ कि 1 पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। ठीक, 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। ये इंटर रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो वही यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप कर पाएंगे इसको। सो विद दिस ये पार्ट आपका हो गया और इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बात और आपको बतानी है कि पैरेलैक्स और पैरालैक्टिक मेथड होता है एक, ठीक, जिसके बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और फिर नहीं समझ में आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसमें से केवल आपको आगे एक आइडिया देता है कि किस तरह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अब जाकर वहाँ पर इंच टेप लेकर या कोई डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट लेकर तो आप मेजर नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो वहाँ पर किस तरह से उसको मेजर करते हैं वो आपको फाइंड आउट, वो आपको वहाँ पर समझाएगा। ठीक है, क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।